Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mohammad Kashif. I am the former nursing instructor in the Quaidism Institute of Nursing and Health Sciences, Soami. So, dear student, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी 1 को. सो इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो है कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पैथोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी को हम डिफाइन करेंगे. पैथोफिजियोलॉजी और जो बायोमेडिकल साइंसेज में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं तो इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. फिर हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आपके पास एक डिजीज़ डेवलप होता है तो उसकी बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से हो सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे. फिर एट द एंड जब भी डिजीज़ प्रोसेस स्टार्ट होती है तो डिजीज़ प्रोसेस में कौन कौन से आपके पास कंपोनेंट्स आती है जिसमें प्रेवलेंस है, एटियोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आउटकम. ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है इस यूनिट में हम वन बाय वन कवर करेंगे. ठीक है स्टूडेंट. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पैथोलॉजी क्या है. सो द वर्ड पैथोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैथोस मीनिंग फीलिंग और सफरिंग एंड लॉजी द स्टडी ऑफ. इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी. सो डियर स्टूडेंट, ये पैथोलॉजी को अगर हम दो ही हिस्सों में डिवाइड करें तो एक आती है आपके पास पैथो और दूसरा आती है लॉजी. सो पैथो का अगर हम डिफिनीशन देख ले तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फीलिंग और सफरिंग और इसको हम डिजीज भी कहते हैं. और लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी है. सो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी. यानी हम क्या कर लेते हैं कि पैथोलॉजी में बेसिकली हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि डिजीज़ क्या है. सो देखिए स्टूडेंट, अगर डिजीज़ क्या की डिफिनीशन हम देख ले तो डिजीज़ आपके पास डिविएशन या आपके पास आपकी बॉडी में जो एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं. तो डिजीज़ अब डिफिनीशन अगर हम देख ले तो इसमें मेनली 3 चीज़ें आती हैं कि अगर उसमें डिविएशन आ जाती है तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं. इसमें एक नंबर पे आपके पास आती है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल फंक्शन और तीसरा है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में. अगर इन तीनों चीज़ों में क्या आ जाए अल्ट्रेशन या डिविएशन और चेंजेस आ जाए तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं. यानी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में किस तरह डिविएशन आती है, एक एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में वर्टेब्रल कॉलम है. तो वो वर्टेब्रल कॉलम की फंक्शन ये है कि आपकी बॉडी को वो प्रॉपर तरीके से एक एनाटॉमिकल उसने क्या कर दिया है, स्ट्रक्चर दी होती है कि अगर उस वर्टेब्रल कॉलम में कोई भी डिविएशन आती है तो उसी की वजह से एक डिजीज़ काज होती है. ठीक है कि अगर वर्टेब्रल कॉलम में उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आती है कि बाज़ लोग को आपने देखा होगा कि वो आगे की तरफ इस तरह झुके होते हैं, बाज़ लोग इस तरह पीछे की तरफ झुके होते हैं, बाज़ लोग इस तरह होते हैं कि जो साइड वाइज के ऊपर वो क्या होते हैं, थोड़ा सा वो उसकी कर्वेचर हो गई है. तो उसको हम इंडिविजुअली आप लोग हेल्थ असेसमेंट में पढ़ेंगे कि काइपोसिस, लॉर्डोसिस और स्coliosis उसको हम कहते हैं. सो इट इज़ बेसिकली आपके क्या है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं तो उसी की वजह से भी डिजीज़ काज होती है. साथ में फिजियोलॉजिकल फंक्शन है तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में मैं अगर एग्जांपल ले दूँ तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर हम आसान एग्जांपल ले ले तो 120/80 mm ऑफरेज जी आपकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होती है, जिसकी बिना पे आपकी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होती है वो क्या होती है, सही तरीके से होती है. लेकिन अगर आपकी ब्लड प्रेशर 120/80 से इंक्रीज कर जाए तो आपकी नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है यानी आपकी जो आर्गन होती है वो फिर नॉर्मल फंक्शन सही तरीके से प्रोवाइड यानी परफॉर्म नहीं करते. तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन में चेंजेस आ गया. और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में किस तरह चेंजेस आती है कि आपकी नॉर्मल जो ब्लड पीएच होती है वो 7.34 टू 7.45 होती है. ठीक है, तो उसकी लेवल में इंक्रीज और डिक्रीज आ जाती है. या आपकी शुगर लेवल अगर हम देख लें तो अगर आपकी ब्लड में शुगर लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं. और अगर डिक्रीज हो जाए तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं. तो ये इसी वजह से भी आपकी ग्लूकोज लेवल की वजह से ये क्या चेंजेस आ सकती है. सो ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में चेंजेस आ गया. सो डिजीज़ आपके पास क्या है कि डिविएशन या एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में, आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन में और जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ है तो उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट, लास्ट जो पैराग्राफ है इसमें कहते हैं कि पैथोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस इन सेल
tissues and organs of the body that are the caused by disease. इसमें क्या होता है कि पैथोलॉजी में हम बेसिकली डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो डिजीज़ में जैसे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन की कि इसमें आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आती हैं। तो वो स्ट्रक्चर और फंक्शन कहाँ पे चेंजेस आती है? आपकी सेल्स और टिश्यूज़ और जो भी आपकी बॉडी के और ऑर्गन होती है तो उसमें चेंजेस आती हैं, तो उसी की वजह से आपकी बॉडी में डिजीज़ अपीयर हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट? फिजियोलॉजी क्या है? तो नॉर्मली आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना? तो उस ऑर्गन की फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट? अब हम पैथोलॉजी हमने डिस्कस की, फिजियोलॉजी हमने डिस्कस की, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम अब क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। So pathophysiology, the term combines the word pathology and physiology. Thus, pathophysiology deals not only with the cellular and organ changes that occur with the disease, but with the effect that these changes have on total body function. देखिए स्टूडेंट, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि पैथो में हम पैथोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, और फिजियोलॉजी में फंक्शन। ठीक है ना? सो नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम डिफिनीशन देख ले तो पैथोफिजियोलॉजी की डिफिनीशन इस तरह बनती है कि जब आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ हो जाती है और वो डिजीज़ की वजह से आपकी बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चर, फंक्शन और बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, और उस इन चीज़ों में अगर चेंजेस आती है तो आपकी नॉर्मल जो फिजियोलॉजी आपकी बॉडी की आर्गन, सेल्स, टिश्यूज़ की होती है वो किस तरह इफेक्ट होती है, तो वो हम क्या कहते हैं? पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है सुन, लास्ट में कहते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी आल्सो फोकसेस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज एंड प्रोवाइड द बैकग्राउंड फॉर प्रिवेंटिव एज वेल एज थेराप्यूटिक हेल्थ केयर मेजर एंड प्रैक्टिसेस। इसमें हम क्या कर लेते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या कर लेते हैं कि एक डिजीज़ आपको हो जाती है तो उसकी हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, और वो मैकेनिज्म को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें प्रॉपरली पता होता है कि डिजीज़ किस तरह काज हो गया और उसने आपकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको किस तरह चेंज की है। तो अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज की है तो वो फिर आपको साइन सिम्टम एक डिजीज़ की अपीयर हो जाती है, तो उसकी हम थेराप्यूटिक हेल्थ की थेराप्यूटिक उसकी हम केयर किस तरह करेंगे। ठीक है, या एक और डिफिनीशन दी है कि एन अल्टरनेटिव डिफिनीशन इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज एज दे कोरिलेट विद द अंडरलाइन एबनॉर्मलिटीज एंड फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। कि ये एक और डिफिनीशन दी है, जिस तरह मैंने कहा कि आपकी बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी हम स्टडी उसमें करते हैं कि जितनी भी बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस आती है किसी भी डिजीज़ की वजह से, वो करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। सो जैसे माइक्रोबायोलॉजी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ी कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। सो माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ग्रीक माइक्रोस स्मॉल, बायो लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। सो देखिए स्टूडेंट, माइक्रोबायोलॉजी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है कि ये एक ग्रीक वर्ड है कि माइक्रो का मतलब है स्मॉल और बायो का मतलब है लाइफ एंड लॉजी का मतलब है स्टडी। So it is the study of microscopic organism which are defined as any living organism that is either a single cell, which is called unicellular, or a cell cluster, or has no cell at all, जिसको हम acellular कहते हैं। This include eukaryotes such as fungi and prokaryotes। देखिए स्टूडेंट, माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली क्या है कि जितने भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। यानी इसमें मेनली हम स्टडी किसकी करते हैं कि जितने भी आपके पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसमें या तो सिंगल सेल मौजूद होते हैं जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, या उसमें मुख्तलिफ किस्म की सेल्स मौजूद होते हैं यानी क्लस्टर मौजूद होते हैं, और या इसमें इस तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाती है जिसमें क्या होते हैं कि सेल मौजूद नहीं होते हैं जिसको हम एसिलोड कहते हैं। यानी आप लोगों ने डिटेल से इसमें पढ़ी है कि यूकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स क्या है, कि इसमें एक ये है कि सेल की प्रेजेंस की डिफरेंस होती है। इसमें दूसरा ये है कि जो आपकी राइबोसोम है, एक में 70S दूसरा में 80S होती है। ठीक है, 80S राइबोसोम होती है। तो ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी में हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में कहते हैं कि वायरसेस एंड प्रियॉन्स
थ्रू नॉट स्ट्रिक्टली क्लास एज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आल्सो स्टडी। देखिए वायरस की अगर हम एग्जांपल ले और प्रियॉन्स की हम एग्जांपल ले, तो इसमें क्या होता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही ये एक ऑर्गेनिज्म यानी एक खास सेल में एंटर हो जाए तो फिर वो क्या हो जाती है, उसमें एक्टिव हो जाती है। तो ये क्या है कि सबसे पहले वो डेथ फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये क्या है कि इनएक्टिव फॉर्म में ये पहले होते हैं। लेकिन जैसे ही हार्ट सेल में एंटर हो जाए तो फिर ये क्या है, एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, यानी प्रियॉन्स का मतलब क्या है कि प्रियॉन्स आपकी बॉडी में, आपको प्रॉपर तरीके से पता है कि आपकी प्रोटीन होती है जो कि वो क्या कर लेते हैं, आपकी बॉडी को नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अगर उस स्ट्रक्चर में कोई डिविएशन आ जाती है तो वो क्या है, वो स्ट्रक्चर वाइज उसमें अगर डिविएशन आती है तो वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उसमें हम क्या कर लेते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म उसमें इवॉल्व होती है कि जिसकी वजह से नॉर्मल जो आपकी प्रोटीन होती है उसमें क्या हो जाती है कि आपको स्ट्रक्चर वो है वो अल्ट्रेशन उसमें आ जाती है, उसकी स्ट्रक्चर में कोई डिविएशन आपके पास आ जाती है, तो वो भी हम इसमें ही डिस्कस करते हैं प्रियांस में। तो इसलिए कहते हैं कि वायरस एंड प्रियॉन्स जो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही आप बॉडी में एंटर हो जाए तो फिर ये क्या है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यानी माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, पेरिस्टाइलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड अदर ब्रांचेस। यानी माइक्रोबायोलॉजी सिर्फ ये एक वर्ड नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें आपके पास जब हम वायरस की स्टडी करते हैं तो उसमें वायरोलॉजी आती है। यानी जब आप फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं तो ये माइकोलॉजी में आती है। पेरिस्टाइलॉजी यानी जितने भी आपके पास पैरासाइट है तो वो पैरासाइट के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो उसको हम पेरिस्टाइलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या है कि जब आप बैक्टीरिया की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, ठीक है ना। और इम्यूनोलॉजी एंड अदर ब्रांचेस यानी इम्यूनिटी के बारे में क्या करते हैं, आप स्टडी करते हैं, या अदर जो ब्रांचेस होती हैं माइक्रोबायोलॉजीज की, तो उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं। मेनली माइक्रोबायोलॉजी इज नॉट अ सिंगुलर सब्जेक्ट और अ सिंगुलर टर्म, क्योंकि ये एक ब्रॉड टर्म है। इसमें ये सारे के सारे जितने भी आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आती है, आइदर इट इज़ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, वर्म्स, जितने भी सारी चीज़ें वो हम माइक्रोबायोलॉजी में क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, और इनकी पार्टिकुलर जो ब्रांचेस होती है उसमें हम स्टडी करते हैं। Microbiology deals with the isolation and identification or infection agents such as bacteria, viruses, fungi and parasite that cause disease। देखिए स्टूडेंट, जितने भी आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, चाहे उसमें आप बैक्टीरिया लें, वायरस लें, फंजाई लें और पैरासाइट लें, तो हर एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उसकी अलग ही खुसूसियात होती है, वो अलग टाइप ऑफ डिजीज काज कर लेते हैं। सो माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या कर लेते हैं, उसको आइसोलेट कर लेते हैं और फिर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये कौन सा डिजीज क्या कर लेते हैं, काज कर लेते हैं। An specimen such as urine, feces and swab are examined to identify pathogen to select the appropriate treatment। अब हम क्या कर लेते हैं कि आप लोगों ने क्लिनिकल में देखा होगा कि लोगों से यूरिन लेते हैं या फीसिस लेते हैं या स्वाब लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्यों लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं ताकि हम पेशेंट को डायग्नोज कर सके प्रॉपर तरीके से। अब ये जो डायग्नोज होती है ये हम किस तरह करते हैं, ताकि हम प्रॉपर तरीके से पेशेंट से स्पेसिमेन लें और इस स्पेसिमेन में हम देख लें कि कौन से पैथोजन इन्वॉल्व है, तो फिर हमें पता चल जाती है कि कौन से पैथोजन कौन से डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि उसमें वो क्या कर सकें, डिजीज़ को काज कर सकें। अच्छा स्टूडेंट, हेमाटोलॉजी क्या है? सो नाम से ज़ाहिर है कि हेमाटोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स हीमा मीन्स ब्लड एंड लॉजी मीन्स स्टडी। जब भी हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। लिखते हैं कि हेमाटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड, द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म एंड ब्लड डिजीज। इसमें मेनली हेमाटोलॉजी में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये मेडिकल की वो पार्ट है या उसकी वो ब्रांच है जिसमें हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं कि ब्लड है क्या चीज़, उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। और फिर हम ये है कि कौन सी आपकी बॉडी में इस तरह की आर्गन होती है कि जो वो क्या कर लेते हैं, आपकी ब्लड को प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो पैदा कर लेते हैं आपको ब्लड को, या कौन से ऑर्गन है जो कि वहाँ से क्या हो जाते हैं, आपकी ब्लड फार्मिंग होती है। या मेनली फिर हम क्या कर लेते हैं कि कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो कि ब्लड रिलेटेड से आती है, कि अगर आपकी ब्लड इंक्रीज हो और डिक्रीज हो तो उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज आती है, ठीक है ना।
जैसे आप लोगों की पता है कि एनीमिक जो डिसऑर्डर या डिसीज़ आपके पास होती है, तो एनीमिया क्या है? या जब आपकी ब्लड क्या हो जाए, अपनी नॉर्मल जो एचबी होती है उसमें क्या उससे थोड़ा कम हो जाती है, तो उसको हम फिर कहते हैं कि एनीमिया है। सो इसमें हम ये भी डिस्कस करते हैं कि जो आपकी ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, साथ में ये है कि कौन से ऐसे आर्गन हैं कि वहाँ से क्या करती है, ब्लड फार्मिंग होती है, वहाँ से ब्लड प्रोड्यूस होती है, उसकी मतलब एक ओरिजिनेशन वहाँ से होती है। या फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि आपकी ब्लड की जितने भी डिजीज़ है, इसमें जितने भी आपके पास डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो उसी की वजह से कौन-कौन सी डिज़ीज़ अपीयर होती है, वो भी हम हेमाटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। The laboratory work that goes into the study of blood is frequently performed by a medical technologist to identify the pathogenic agent which cause disease. इसमें क्या है कि लेबोरेटरी जितने भी हम क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। सो जितने भी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या कर लेते हैं कि किसी भी पेशेंट से ब्लड ले लेते हैं और उस ब्लड में फिर देखते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, कौन से इस तरह की वहाँ पे ब्लड की जितने भी नॉर्मल उसकी क्या है कंपोजिशन है, किस किन चीज़ों में चेंजेस आ गई है और उसी चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में कौन सी डिजीज़ अपीयर होती है, वो भी क्या कर लेते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि इम्यूनोलॉजी आपके पास क्या है। सो इम्यूनोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट कवर द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। It deals with the physiological function of the immune system in state of both health and disease. Abnormalities may be the result of either underactivity, immunodeficiency, or overactivity due to autoimmune and allergy or hypersensitivity of the immune system. देखिए स्टूडेंट, इम्यूनोलॉजी क्या है कि कोई भी ये आपके पास बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच होती है कि जिसमें हम क्या कर लेते हैं कि जितने भी आपकी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। सो इम्यूनोलॉजी बेसिकली क्या है कि जितने भी आपकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होती है वो आ जाती है। क्यों? इसमें या तो नॉर्मल होती है या एबनॉर्मल होती है। वो क्यों आती है? उसमें मेनली आपकी इम्यून सिस्टम क्या है वो इन्वॉल्व होती है। तो क्या है, अगर हेल्थ के बारे में कि नॉर्मली अगर इम्यून सिस्टम काम करता है सो इट्स मीन कि यू आर हेल्थी। अगर आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते सो इट्स मीन कि यू आर इन द स्टेट ऑफ डिजीज़। तो उसी की वजह से 2 ही एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी अपनी नॉर्मल फंक्शन से एबोव वो काम करता है तो उसी की वजह से ऑटो इम्यूनिटी या एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़ अपीयर होती है। अगर वो अपनी एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं करते यानी अंडर एक्टिविटी, अपने एक्टिविटी को थोड़ा कम कर लेती है तो उसी की वजह से इम्यूनो डिफिशिएंसी यानी आपकी इम्यूनिटी डेफिसिट हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और उसी की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ अपीयर हो जाती हैं। जनरली इम्यून सिस्टम इंटरेक्ट विद द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। इसमें क्या होती है कि जो भी आपके पास क्या है कि मेनली इम्यून सिस्टम होती है, तो इसमें ये है कि कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर हो जाए तो वो पैथोजन क्या कर लेते हैं या वो माइक्रोब्स क्या कर लेते हैं कि जो आपकी इम्यून सिस्टम है उसके साथ वो इंटरेक्शन करती है। तो अगर वो क्या है कि अगर आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी उस इन्फेक्शियस एजेंट यानी पैथोजेनिक या माइक्रोब्स के अगेंस्ट वो फाइट कर लेगा, तो उसी की वजह से आपको डिजीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उसी की वजह से क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और वो कमज़ोर पड़ जाएगा किसी भी पैथोजन या माइक्रोब्स को, तो उसी की वजह से आपको डिफरेंट डिजीज़ भी काज हो सकती हैं। अब एक्सप्लेन करते हैं कि हेल्थ क्या है। कि आप लोगों ने तो फर्स्ट सेमेस्टर ये पढ़ के आए हैं कि हेल्थ क्या है। सो हेल्थ इज इन 1948 द प्रीएमेबल द कॉन्स्टिट्यूट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हेल्थ इज state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity। कि इसमें क्या होता है कि 1948 में WHO ने कुछ इस तरह डिफिनीशन की हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या है कि ये आपके पास वो फिजिकल क्या है स्टेट होती है। यानी फिजिकल का मतलब ये है कि आपकी जो जितने भी आर्गन है, एनाटॉमिकल जितने भी आर्गन है, आप फिजिकली किस तरह हैं, ठीक है ना। कि जिस तरह नॉर्मल आपको पता है कि हमारे 2 आँखें, 2 कानें, 2 हाथ, 2 पैर होती हैं, ठीक है? इस तरह 2 लंग्स होती हैं,
तो ये क्या है, ये आपकी नॉर्मल फिजिकल चीज़ें आ जाती है। तो ये फिजिकली आपके साथ है कि नहीं है, अगर है तो आप फिजिकली फिट है, फिजिकल नहीं है तो ये आप फिजिकली फिट नहीं हो सकते। मेंटल क्या है कि आपकी मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है, आपको मेंटल यानी साइकाट्रिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको साइकाट्रिक प्रॉब्लम है सो यू आर नॉट मेंटल एबल, सही है? मेंटल एबिलिटी आप में नहीं है, अगर वो है वो नहीं है तो इट्स मीन कि यू आर मेंटली ओके। और सोशल वेलबींग ये है कि आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो आपकी सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्शन किस तरह है, लोगों के साथ मेल मिलाप किस तरह है, उठक बैठक आपकी किस तरह है, लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन किस तरह है, आप कैसे लोगों में रहते हैं। तो ये क्या है, आपकी सोशल वेलबींग में आती है। और इन सारी चीज़ों से सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको डिजीज़ भी ना हो, ठीक है ना? अगर डिज़ीज़ हो तो फिर आप हेल्दी नहीं हो सकते। अगर डिज़ीज़ नहीं हो सो इट्स मीन कि यू आर हेल्दी। एंड दिस ऑल अबव मेंशन पार्ट्स लाइक फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग विल बी आल्सो इन द फॉर्म ऑफ कि ये है कि वो आपको प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में हो, आप फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबीइंग भी हो। और साथ में ये है कि डिज़ीज़ भी ना हो तो ये इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। अब डिजीज़ क्या है स्टूडेंट? सो डिजीज़ इसमें मैं थोड़ा-सा वो एक्सप्लेन कर दूँ कि डिजीज़ क्या है कि अ डिजीज़ हैज़ बीन डिफाइंड एज़ एन इंटरप्शन, सेसेशन और डिसऑर्डर ऑफ बॉडी सिस्टम और ऑर्गन स्ट्रक्चर that is characterized usually by a recognized etiological agent or agent and identifiable group of sign and symptom or consistent anatomical अल्ट्रेशन। सो देखिए स्टूडेंट, अगर आप देख ले तो डिजीज़ में हमने डिस्कस किया कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी डिविएशन आ जाती है या आप क्या हो जाती है, एब्नॉर्मलिटीज़ आ जाती है। किस चीज़ में? आपकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में, जिसमें हमने वर्टिब्री की एग्जांपल ली, सही है? और हम आपकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होती है, नॉर्मल आपकी ब्लड प्रेशर के बारे में हमने स्टडी की, और बायोकेमिकल जितने भी चेंजेस होती है, ठीक है, एक्टिविटी आपकी है सर, अगर ये नॉर्मल है तो इट्स मीन कि यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ डिजीज। अगर इन तीन चीज़ों में कोई डिविएशन, इबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, अपना फंक्शन छोड़ लेता है, तो उसी की वजह से क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है। डिसऑर्डर क्या होते हैं कि डिजीज की जो आपकी इफेक्ट होती है कि फॉर एग्जांपल आपकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, 120/80 है, ये अगर इससे इंक्रीज हो जाते हैं तो आपकी इफेक्ट किस चीज़ के ऊपर, आपकी ब्रेन के ऊपर हो जाती है। तो आपकी जितने भी नॉर्मल सेल टिश्यूज होती है वो फिर फंक्शन नहीं परफॉर्म करते। तो उसी की वजह से द रिजल्ट या द इफेक्ट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड डिसऑर्डर। तो फिर डिसऑर्डर जैसे ही आपको हो जाए तो उसी की वजह से आपको डिसेबिलिटी किस तरह काज होती है कि फॉर एग्जांपल आपको ब्रेन स्ट्रोक हो गया उसी की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ये क्या है कि डिसऑर्डर की वजह से भी आपके पास क्या हो सकती है, डिसेबिलिटी आ सकती है कि फॉर एग्जांपल आपकी ब्लड प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और उसी की वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, या जिसको हम सेरेब्रोवास्कुलर इंसिडेंट कहते हैं। तो वो क्या हो जाता है कि आपकी जो ब्रेन है, अगर राइट साइड की तरफ आपकी ब्रेन डैमेज हो गया सो इट्स मीन कि लेफ्ट साइड ऑफ द योर बॉडी आपकी क्या होगा, पैरालाइज होगा। अगर राइट साइड की तरफ हो गया तो आपकी लेफ्ट साइड इस तरह होगी, ठीक है। तो क्या है कि डिसऑर्डर की वजह से आप क्या करें कि आपकी हाफ बॉडी या फुल बॉडी क्या कर लेते हैं, जिसको हम हेमिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। तो उसी की वजह से आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, वो पैरालाइज होते हैं। तो डिसऑर्डर की वजह से आपको क्या हो गया, डिसेबिलिटी हो गया। फिर इस बार सिंड्रोम है कि सिंड्रोम क्या है कि सिंड्रोम बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डिजीज इन द सेम ऑर्गन, ठीक है ना। सेम ऑर्गन भी हो सकती है, डिफरेंट ऑर्गन भी आपके पास हो सकती है। तो ये क्या है कि जब भी डिजीज की कलेक्शन होती है ना तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, सही स्टूडेंट। या इसमें जो डिजीज है इसमें लास्ट में कहते हैं कि द एस्पेक्ट ऑफ डिजीज प्रोसेस इंक्लूड एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल कोर्स। यानी इसमें देख ले आप स्टूडेंट कि जो डिजीज प्रोसेस होती है इसमें एटियोलॉजी आती है। सो नॉर्मली आप लोगों को पता है कि एटियोलॉजी क्या है कि द काजेशन ऑफ डिजीज की काज क्यों हो गई, एटियोलॉजी उसको हम कहते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है कि जैसे ही आपको एक डिजीज हो गया, एक डिजीज की काज क्या हो सकती है और उसकी इफेक्ट क्या हो सकती है, इसको कलेक्टिवली हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है कि मॉर्फोलॉजी हम किस चीज़ को कहते हैं कि नॉर्मल जो किसी भी ऑर्गन की, सॉरी, सेल और टिश्यूज़ की शेप होती है तो उसको हम मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। लेकिन अगर डिजीज़ हो जाए तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आपकी सेल्स और टिश्यूज़ में आती हैं। तो अगर वो चेंजेस आती हैं तो उसी की वजह से आपको साइन सिम्टम अफेयर होती है, जिसको हम क्लिनिकल सिम्टम कहते हैं। और जैसे ही क्लिनिकल सिम्टम अफेयर हो जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम ऑफ द डिजीज वी कैन डायग्नोज
द पेशेंट, ठीक है, अकॉर्डिंगली। और फिर जैसे ही आप डायग्नोज कर लेते हैं पेशेंट को, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, उसको हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या क्लिनिकल हम उसको क्या कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट डिजीज़। एटियोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करूंगा कि द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक एटियोलॉजिया गिविंग रीजन फॉर, इट इज स्टडी ऑफ काजेशन और ओरिजिनेशन। कि एटियोलॉजी बेसिकली क्या है, एटियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है एटोलॉगिया या एटोलॉजिया। इसमें हम क्या है कि एटियोलॉजी में हम कहते हैं कि एक डिजीज, एक चीज़ आपके पास है तो उसका रीज़न क्या हो सकती है, क्यों है ये इस तरह के। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन द स्टेट ऑफ डिजीज, सो व्हाई यू आर इन द स्टेट ऑफ डिजीज, एक रीज़न आप पेश करते हैं किसी चीज़ का कि ये क्यों इस तरह है, ठीक है। या इट इज़ द स्टडी ऑफ काजेशन और ओरिजिनेशन, कि एक डिजीज़ आपके पास हो गया तो ये किस तरह, कहाँ से ओरिजिनेट हो गया और मेन काज इसकी क्या हो सकती है। सो मेनली अगर हम देख ले तो स्लाइड में लिखा है कि दो ही टाइप्स हैं किस चीज़ की, एटियोलॉजी की। एक है जेनेटिकल, दूसरा है एक्वायर्ड। लेकिन इसमें मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ कि आइडियोपैथिक भी आपके पास क्या है, द टाइप्स ऑफ एटियोलॉजी है, ठीक है। कि जेनेटिकली क्या है, सो जेनेटिकली को हम इंट्रिंसिक भी कहते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको डिजीज़ हो जाए और इसकी काज आपकी जीन्स, आपकी जो पेरेंट्स होती है, इसको जीन्स की वजह से या क्रोमोसोम की वजह से अल्ट्रेशन आती है, उसकी वजह से आपको डिजीज़ होती है और डिजीज़ की रीज़न हम देखते हैं, ठीक है। और एक वर्ड क्या है कि आपकी जो जेनेटिकली वो ना हो, यानी एनवायरनमेंट से आपको वो प्रोवाइड होती है, वो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। और आयोडोपैथिक क्या है कि आयोडोपैथिक का मतलब ये है कि उसकी मेन जो काज होती है वो आपको प्रॉपर्ली पता नहीं होती। तो ये थ्री टाइप्स किस में आती है, एटियोलॉजी में। अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जेनेटिकली क्या है कि ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड म्यूटेशन और डिफेक्ट इन जीन। जेनेटिकली क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल एक डिजीज की जेनेटिकली एटियोलॉजी क्या हो सकती है, या तो ये है कि एक जब भी क्या होती है कि आपकी पेरेंट्स होती है तो उस पेरेंट्स में जो आपकी जेनेटिकली क्या होती है, क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आती है, या उसमें जितने भी आपके पास जीन्स होती हैं तो उस जीन में क्या आती है, कोई अल्ट्रेशन आती है, तो उसी की वजह से क्या हो सकती है, एक डिजीज काज हो सकती है। या आप देख ले एक्वायर्ड क्या होते हैं, तो एक इसमें ये है कि बायोलॉजिकल एजेंट, जिसमें बायोलॉजिकल एजेंट में क्या आ सकती है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो बैक्टीरिया और वायरस क्या कर लेते, एक डिजीज को काज कर लेते हैं। सो ये एटियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि एक डिजीज काज हो गया तो क्यों काज हो गया। तो अगर हम ये डिस्कस करते हैं कि ये बैक्टीरिया और वायरस की वजह से हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्वायर्ड एटियोलॉजी कहते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल एजेंट में इन्वॉल्व है। फिजिकल एजेंट क्या हो सकती है, जिसमें ट्रामा, बर्न्स, रेडिएशन, इन तीन चीज़ों की वजह से क्या हो सकती है, जो फिजिकल एजेंट है जिसकी वजह से आपको एक्वायर्ड एटियोलॉजी में हम इसको डिस्कस करते हैं। केमिकल पॉइजन्स क्या हो सकती है कि लाइक योर पॉइजन्स, अल्कोहल, ये सारे की सारी चीज़ें हो सकती है। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी आती है, आपकी न्यूट्रिशन या ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तो उसी की वजह से क्या होती है, एक डिजीज़ अपीयर हो जाती है, ठीक है। इबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है कि अगर आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी, जैसे हमने डिस्कस की इम्यूनिटी में, कि ये क्या है कि अगर आपकी एक्टिविटी, आपकी इम्यून प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी करती है, सो इट्स ओके। अगर वो कम करते हैं तो उसी की वजह से कौन सा डिजीज़ आती है, और अगर ज़्यादा करते हैं तो उसी की वजह से कौन सा डिजीज़ आती है। तो जो डिजीज़ ज़्यादा होने की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी आपके पास आती है, तो ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी की एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन क्या है, एटियोलॉजी है, कि इसी की वजह से आपकी हाइपर सेंसिटिविटी आ सकती है। या साइकोलॉजिकल फैक्टर होती है कि कोई भी आपके पास मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल डिसेबिलिटी आती है या मेंटल साइकेट्रिक प्रॉब्लम आती है, तो वो क्यों आती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इस तरह फैक्टर होती है कि वो क्या हो जाती है, एक डिजीज़ को डेवलप करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम कहते हैं कि व्हाट इज रिस्क फैक्टर। सो रिस्क फैक्टर क्या है कि द मल्टीपल फैक्टर्स दैट प्री डिस्पोज टू अ पर्टिकुलर डिजीज आर रेफर टू एज रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर में अगर हम डिफिनीशन देख ले तो रिस्क फैक्टर क्या हो सकती है, तो रिस्क फैक्टर वो फैक्टर होती है जो कि एक डिजीज उसी की वजह से क्या हो जाती है, काज होती है। यानी हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसको लंग डिजीज होगा। सो स्मोकिंग बेसिकली क्या है, स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर। यानी रिस्क फैक्टर वो फैक्टर होती है कि उसी की वजह से क्या हो जाती है, आपको एक पार्टिकुलर डिजीज होती है। कंजेनिटल कंडीशन क्या होती है, सो कंजेनिटल कंडीशन आर डिफेक्ट
that are present at birth although they may not be evident until later in life। इसमें क्या होती है कि एक डिजीज़ होती है जिसको हम कंजेनिटल कंडीशन कहते हैं। कंजेनिटल कंडीशन वो डिफेक्ट होती है कि ड्यूरिंग बाय बर्थ क्या हो जाती है, वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर अल्टर जो लाइफ होती है उसकी एविडेंस ही मौजूद ना हो कि वो क्यों होती है, तो मेनली बस डिजीज़ आपके पास इस तरह होती है या इस तरह की कंडीशन होती है जो कि वो क्या होती है कि ड्यूरिंग बाय बर्थ वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि कंजेनिटल कंडीशन में बी काज बाय जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस और एनवायरमेंटल फैक्टर, या जो जितने भी कंजेनिटल क्या है कंडीशन अपेयर होती है या काज होती है, तो उसकी दो ही रीज़न होती है। या तो आपकी जेनेटिकली इन्फ्लुएंसेस इस तरह होती है कि आपकी जीन्स में कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी मदर में या फादर में, तो उसी की वजह से क्या होती है वो बेबी में ट्रांसफ़र होती है, जिसको हम जेनेटिकल डिसऑर्डर कहते हैं या इन्फ्लुएंसेस के। एनवायरमेंटल फैक्टर किस तरह है, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट में आप किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं और वो जो चीज़ें आप इन्वायरमेंट से यूज़ करते हैं दीज आर कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो फिर भी आप यूज़ कर लेते हैं, तो ये क्या है एनवायरमेंटल फैक्टर में आती है। जिसमें वायरल इन्फेक्शन इन द मदर, मैटरनल ड्रग एडिशन, इंट्रायूट्राइन क्राउडिंग। तो ये क्या है एनवायरनमेंट है कि अगर ये क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक वायरल इन्फेक्शन मदर को हो गया, तो वो क्या है वो बेबी में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती है। तो ये क्या है अगर वो डायरेक्टली उसमें ट्रांसफ़र हो गया, तो ये क्या है कि कंजेनिटल कंडीशन है, क्योंकि ये बाय बर्थ उसको क्या हो गया ट्रांसफ़र हो गया। या इसमें आप देख लें कि मैटरनल ड्रग यूज़ है कि देखिए बाज़ ड्रग्स आपके पास इस तरह होती है कि वो कंट्राइंडिकेटेड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर वो मदर प्रॉपर तरीके से उसको अवॉइड ना कर सके, तो वो क्या हो जाती है प्लेसेंटा में ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं वो जितने भी डिफेक्ट होती है बाय बर्थ वो बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है ना? तो ये आपके पास क्या है मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन होती है, उसी की वजह से या यूट्राइन जो क्राउडिंग होती है उसी की वजह से क्या हो जाती है, या आयोडीन इंट्रायूट्राइन डेथ होती है कि बच्चा क्या हो जाए मर जाए ड्यूरिंग, या तो इसमें इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वायरमेंटल ट्रामा आती है कि उसी की वजह से हो जाती हैं, या प्रॉपर तरीके से माँ को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है कि जिसकी वजह से बेबी को वो क्या कर सके, वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकती। ठीक है, या आर अ कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर, या इस तरह होती है कि ये जितने भी जीन्स होती है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ लोग इस तरह होते हैं कि जो उसकी अपर लिप्स या लोअर लिप्स वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये आप लोग एशियन में पढ़ेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं क्लिफ लिप कहते हैं, या उसकी जो माउथ के अंदर ये प्लेट्स जो होते हैं वहाँ पे क्या होती है डिवाइड इस तरह होती है, जिसको हम क्लिफ प्लेट कहते हैं। तो ये कौन सा है डिसऑर्डर है, ये आपके पास कंजेनिटल कंडीशन होती है कि जो कि जीन्स में क्या होती है या क्रोमोसोम में डिविएशन या अल्ट्रेशन आती है या उसमें चेंजेस आती है, उसी की वजह से होते हैं। या आप लोग देख लें कि बाज़ बच्चे इस तरह होते हैं कि उसकी बाय बर्थ दिल में सुराख होते हैं। ठीक है, जिसको हम आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, या उसकी वेंट्रिकल में इस तरह की है तो उसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। या पीडीए जो होती है पेटेंट डक्टिस आर्टेरियोसिस फेल पीडीए उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी डिसऑर्डर होती है ये मेनली क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्जेनेटिकली क्रोमोसोम और जीन में डिफेक्ट आई होती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है जो फीटस होती है उसमें ट्रांसफ़र होती हैं। अब स्टूडेंट पैथोजेनेसिस क्या है, तो पैथोजेनेसिस को मैंने आप लोगों को एक आसान डिफिनीशन कही है कि एक डिजीज़ है जिसमें हम कोरोना वायरस फॉर एग्जांपल ले लें, तो कोरोना वायरस की काज क्या है, तो कोरोना वायरस की काज क्या है वो है वायरस, और इसकी इफ़ेक्ट क्या हो सकती है, इन इफ़ेक्ट उसकी रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपकी शार्टनेस ऑफ ब्रेथ आ सकती है, आपको फटीग आ सकती है, आपको फीवर आ सकती है, आपको मलेरिया आ सकती है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये साइन सिम्टम इसकी यानी इफ़ेक्ट होती है डिजीज़ की, यानी डिजीज़ की जो काजेटिव एजेंट होती है और उसकी इफ़ेक्ट होती है उसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि पैथोजेनेसिस इज द सीक्वेंस ऑफ सेलुलर एंड टिश्यूज इवेंट that take place from the time of initial contact with the etiological agent until the ultimate expression of disease। सिंपल वही ये बातें हैं कि क्या हो जाए कि पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर हो जाए, तो वो सेलुलर जितने भी मेटाबॉलिज्म होती है उसको अल्टर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो उसमें अगर चेंजेस आ सकती है तो क्यों आ सकती है, तो डिजीज़ क्यों होता है, या तो उसकी मेन काज होती है, तो अगर उसकी मेन काज की वजह से वो डिजीज़ अपेयर हो गया और उसकी हम ईल्ड एक्सप्रेशन देखते हैं, तो उसकी कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं उसको पैथोजेनेसिस कहते हैं।
या द एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू कॉज डिजीज डिपेंड ऑन इट्स स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, एक्सटेंड टिश्यूज डैमेज एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन। अब ये क्या है कि डिपेंड करता है पैथोजेनिसिटी के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, जितने भी आपके पास एजेंट होते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, एक डिजीज़ को अगर वो काज कर लेते हैं तो वो डिपेंड करता है कि वो एक्यूट है या क्रोनिक है। अगर एक्यूट हो तो उसमें प्रोडक्शन जो होती है वो स्पीड अप होती है और उसके जो टाइम होता है वो इसी वजह से कम भी होता है। और जो हम क्रोनिक की बात कर लें तो क्रोनिक डिजीज़ अगर किसी बंदे को हो गया तो वो क्या है कि एक तो ये है कि वो क्या कर लेते हैं, एक प्रोलॉन्ग टाइम लेता है, तो उसी की वजह से उसकी जो प्रोडक्शन होती है, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन होती है वो भी कम होती है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, 3 टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। पैथोजन क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनिसिटी क्या है। पैथोजेन्स आपके पास क्या है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आपकी, या पैथोजन इसको हम कहते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर हो गया, उसने आपकी सेल्स और टिश्यू को इन्फेक्ट किया, इसको हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है ना। पैथोजेनिसिटी क्या है कि जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, जेनेसिटी यानी वो क्या कर लेते हैं कि कोई माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर हो गया और सेल्स और टिश्यू में उसने क्या कर लिया, वो चीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया कि जो आपकी नॉर्मल सेल्स और टिश्यूज़ की हिस्सा नहीं है, उसमें टॉक्सिसिटी उस वहाँ पे शो किया, तो उसको हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। और पैथोजेनेसिस क्या है कि एक डिजीज़ काज हो गया, एक डिजीज़ अपेयर हो गया, तो उसकी काज क्या हो सकती है, उसकी इफेक्ट क्या हो सकती है, तो उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस कहते हैं। गुड। मॉर्फोलॉजी क्या है? सो मॉर्फोलॉजी अगर स्टूडेंट हम देख ली जनरली, तो मॉर्फोलॉजी इसको कहते हैं कि एक नॉर्मल किसी भी चीज़ की आप शेप की बात करते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, सही। सो मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म ऑफ अ सेल और टिश्यूज, कि इसमें मॉर्फोलॉजी में अगर हम पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके पास सेल है या टिश्यूज हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर किस तरह है और उसकी शेप किस तरह है, ठीक है ना। तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंज are concerned with the both the gross anatomic and microscopic changes that is characteristic of a disease। मॉर्फोलॉजी ये है कि बाज़ इस तरह की चेंजेस होती है कि यू कैन सी विद द नेकेड आई, ठीक है ना, जिसको हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। या माइक्रोस्कोपिक चेंजेस इसमें आती है कि कोई भी उसमें क्या हो जाता है कि माइक्रोब्स उसमें एंटर हो जाए और वो माइक्रोब उसकी नॉर्मल जो आपकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है किसी भी सेल और टिश्यूज़ की, उसमें वो अल्ट्रेशन आते हैं, तो वो आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी को हम दो ही तरीक़ों से, या तो नॉर्मली नेकेड आई से भी देख सकते हैं, और बाज़ इस तरह की चेंजेस होती है किसी भी डिजीज़ की या उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है कि जिसको हम नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है? सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बेसिकली क्या है कि कोई भी डिजीज़ आपको हो गया, काज क्या हो गया, किस तरह वो इफ़ेक्ट हो गया, किस तरह उसको हम क्या करेंगे। अब डायग्नोस के लिए मेनली हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है कि अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो तभी आपको पता चल जाती है कि एक डिजीज़ आपकी बॉडी में हो रहा है, जिसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर द ऑब्जर्वेबल सिम्टम बाय विच अ डिजीज़ में बी डायग्नोस। क्या होती है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपके पास क्या है, वो ऑब्जर्वेबल सिम्टम होती है या साइन भी आपके पास होती है कि इसी की वजह से हम ये कहते हैं कि एक डिजीज़ को हम प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। इट इज़ हाउ अ डिसऑर्डर मैनिफेस्ट इटसेल्फ टू एन ऑब्जर्वर। Sign and symptom are the term used to describe the structure and function change in the accompany or disease। क्योंकि हमें किस तरह पता चल जाती है कि आपकी बॉडी की नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है उसमें डिविएशन आ गई है, यानी उसमें डिजीज़ अपेयर होती है। तो वो क्यों होती है, वो दो ही वजह से फिर हमें पता चल जाती है कि हम साइन सिम्टम को देख के हम बताते हैं कि हाँ, हमारी बॉडी में ये चेंजेस हो गए हैं, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल किसी को शार्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, साथ में फीवर हो रही है, तो हम ये साइन सिम्टम रिलेट करते हैं कौन से डिजीज़ के, कि इसको रिस्पायरेटरी डिजीज़ है। आइदर इट इज़ अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा, अभी डिफरेंट करते हैं कि साइन क्या होती है, सिम्टम क्या हो सकते हैं। सो नॉर्मली याद रखें कि सिम्टम आपके पास सब्जेक्टिव डेटा होती है कि जब भी आपको पेशेंट खुद की चीफ कंप्लेन बताते हैं कि फॉर एग्जांपल उसको फीवर हो रही है, इसको डायरिया हो रही है, उसको वोमिटिंग हो रही है, उसको बॉडी पेन हो रही है, उसको और जितने भी प्रॉब्लम है,
जब वो खुद वर्बली आपको बताता है पेशेंट को वो सिम्टम है, फिर वो सिम्टम को आप क्या कर लेते हैं, फर्दर आप स्टडी करते हैं कि फ़ीवर है, तो आप थर्मामीटर उठा के उसकी फ़ीवर चेक करते हैं। तो ये थर्मामीटर उठाना जो आपकी ऑब्ज़र्वर होता है, नर्स होते हैं या डॉक्टर होते हैं, तो वो आप चेक करते हैं वो फ़ीवर को थ्रू थर्मामीटर। तो ये क्या है, आपके पास साइन में आती है। अच्छा, अब ये लोग कहते हैं कि अ सिम्पटम इज़ अ सब्जेक्टिव कंप्लेंट दैट इज़ नोटेड बाय द पर्सन विद अ डिसऑर्डर वेयर अ साइन इज़ अ मैनिफेस्टेशन दैट इज़ नोटेड बाय एन ऑब्जर्वर। सिंपल मैंने डिस्कस किया कि सिम्पटम जो आपके पास सब्जेक्टिव कंप्लेंट होती है जो कि एक पर्सन की खुद आपको बताते हैं, लेकिन साइन क्या है, जो कि वो मैनिफेस्टेशन होती है जो कि एक ऑब्जर्वर नर्स और डॉक्टर क्या कर लेते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड डिजीनेस आर द सिम्टम ऑफ डिजीज़। ठीक है ना, कि ये आपके पास क्या है कि पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथ एंड डिजीनेस, ये क्या है, आपको पेशेंट खुद चीफ कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये इसी वजह से सिम्टम में आती है। एन एलिवेटेड टेम्परेचर, swollen extremities and a change in pupil size are objective sign that can be observed by someone other than the person with the disease। ये क्या है कि एक बंदे को डिजीज़ है तो वो खुद ये साइन ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑब्ज़र्वर होते हैं उसमें डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स जितने भी लोग हैं वो आते हैं। तो वो क्या है, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर है किसी को, तो वो क्या है, ऑब्ज़र्वर देख सकते हैं, वो जिनको डिजीज़ है वो खुद नहीं कर सकते, ठीक है। स्वॉलन एक्सट्रीमिटीज़, जितनी भी उसकी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, ठीक है, अपर या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, तो वो क्या है कि उसमें अगर स्वेलिंग आ गई है तो वो क्या है, ऑब्ज़र्वर जो होते हैं वो उसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है ना। और जितने भी फॉर एग्जांपल पीपल साइज़ में क्या आते हैं कि कंट्रैक्शन और डायलेशन आती है, तो वो क्या है, वो भी जो ऑब्ज़र्वर होता है उसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, डायग्नोसिस क्या है? सो अ डायग्नोस इज द डिजिग्नेशन इज टू द नेचर ऑफ काज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, बैक्टीरियल नमूनिया और हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो डायग्नोस क्या है बेसिकली? डायग्नोस बेसिकली क्या है कि एक हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम क्यों है, उसकी नेचर के बारे में अगर हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं कि डायग्नोस बनाते हैं कि आइदर ये जो प्रॉब्लम हो गई है ये बैक्टीरिया की वजह से हो गई, नमूनिया की वजह से हो गई, हम ये आपके पास हेमोरेजिक स्ट्रोक है उसी की वजह से हो गई है, ठीक है। तो हम डायग्नोस बनाते हैं, या द डायग्नोस प्रोसेस यूजुअली रिक्वायर अ केयरफुल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। के हम क्या कर लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो जो चीफ कंप्लेंट पेशेंट की होती है, साइन सिम्टम पेशेंट की होती हैं, तो वो हमें प्रॉपर तरीके से फिर पता चल जाती है और हम उसको डायग्नोस करते हैं विद द रिलेटिव